नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम राजीव है। तो चलिए अब यह कहानी राजीव जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर आप लोगों को शाम के 6:30 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। और मैंने उस पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं नौकरी पेशा इंसान था, नौजवान था और जिस इलाके में मैं नौकरी करता था, एक फैक्ट्री में, वहां पर रात होते ही लोग बहुत डरे हुए दिखाई देते थे। काम पर आते हुए, काम पर जाते हुए अकेले कोई नहीं होता था, कोई ना कोई किसी के साथ में होता था। जब यह अफवाह मेरे पास में पहुंची तो मैं जोर जोर से हंसने लगा कि कितने अंधविश्वासी लोग हैं ये। अरे साइंस का युग है भाई, इस युग में भूत प्रेत मतलब ही नहीं हो सकता। जो अफवाह वहां फैली हुई थी, एक पुरानी फैक्ट्री थी जो काफी सालों से बंद पड़ी थी। वहां पर कोई बहुत पहले कोई हादसा हो गया था, उसके बाद वह फैक्ट्री खुल नहीं पाई। उसे फैक्ट्री में लोग बताते हैं कि कुछ घटना घट गई थी और कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। भारी मशीन गिरने से एक इंसान का सर धड़ से अलग हो गया था और लोगों का विश्वास था कि जो उसे फैक्ट्री में घटना घटी थी, जो लोग मौत के मुंह में समा गए थे, वह सभी लोग भूत प्रेत बन चुके हैं। जिसका सर कटा था वह भी एक भयानक भूत बन चुका है। अंधेरी सड़क पर जब भी कोई अकेला इंसान गुजरता है तब उसके सामने में आ जाता है। जो लोग उसको देखते हैं अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन मैं इसे अफवाह ही मानता था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, सुपरवाइजर पोस्ट पर था। मेरे पास बाइक थी और बाइक से ही अपने काम पर आता जाता था। जिस जगह पर मैं काम करता था और जहां पर मेरा किराए का कमरा था, लगभग 12 किलोमीटर का सफर था जो हर सुबह मैं तय करता था और रात के जाने के टाइम भी वह सफर तय करता था। लेकिन मुझे तो कोई भी भूत प्रेत रोड पर दिखाई नहीं दिया, ना ही किसी ने मेरा रास्ता रोका। तो मैं क्या समझूं, यह तो अफवाह ही है ना। जो साथ ही मुझे यह बात बताते थे तो मैं उनकी बात पर हंसता था, मुस्कुराता था। मैं कहता था, तुम पुराने जमाने में जी रहे हो। ये सब बातें पुराने जमाने में हुआ करती थीं, लेकिन अब तो जमाना बदल चुका है। पहले बिजली नहीं थी, अंधेरा रहता था, लेकिन देखो ना, अब हर रोड पर लाइट लगी हुई है, जलती है। अंधेरा तो गायब भी हो चुका है। तो वह भूत प्रेत जो पुराने जमाने वाले थे, अब इस नए जमाने में कहां नजर आएंगे। मैं उनके साथ हंसी ठिठोली करता था, मजाक करता था, उनको समझाता था कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा तुम्हारा अंधविश्वास है। तुम लोग बहुत डरते हो भूतों से, इसलिए तुम लोग यह सब बातें लोगों को बताते हो। मैं उनको बहुत ही समझाता था कि तुम लोग डरो मत, ऐसी बातें नहीं होती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने साथियों की बात पर हंसता था, मुस्कुराता था। वह घटना कभी मेरे साथ में भी घट सकती है, जो वह बताते थे, जिसको मैं मानता तक नहीं था। मेरी नजर में तो भूत प्रेत होते ही नहीं थे। वह सर्दियों का वक्त था, ठंडी हवा और ठंड का असर भी अब महसूस हो रहा था। उस रात में फैक्ट्री से देर से निकला था। एक मशीन खराब हो चुकी थी और उसको मैं सही कर रहा था, इसलिए देर हो चुकी थी। लेकिन वह मशीन सही नहीं हो पाई। मैं बहुत टेंशन में था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मशीन चलने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैं सुबह आने का सोचा, चलो इस टाइम दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैं रात को आराम करूंगा और सुबह जल्दी आ जाऊंगा फ्रेश मूड में। जो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सुबह में जरूर समझ में आएगा। मैं ऐसा आजमा चुका था 2 बार और दोनों बार सफलता मुझे मिली थी। तो वही बात मैंने दोहराने की सोची। तब तक आधी रात हो चुकी थी। खैर, उसे रोड पर तो मैं आता जाता रहता था, मुझे किसी बात का डर नहीं था। टेंशन में था और इस मशीन के बारे में सोचता जा रहा था। मैं बाइक तो चला रहा था, लेकिन मेरा ध्यान इस मशीन के पार्ट पुर्जे में लगा था कि कौन सा पुर्जा खराब हो गया है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी फैक्ट्री से लगभग 5 किलोमीटर दूर आ चुका था। हर तरफ धुंध का असर था। आसमान में चांद निकला हुआ था, लेकिन धुंध कभी कभी इतनी आ जाती थी कि चांद की रोशनी भी नजर नहीं आती थी। लेकिन मेरी हेडलाइट की रोशनी मोटर बाइक की अच्छी थी, लेकिन मैं संभाल करके मोटर बाइक चला रहा था। लेकिन मेरा ध्यान बस मशीनों के बारे में ही सोचता हुआ जा रहा था। अचानक रोड पर धुंध कुछ ज्यादा ही आ चुकी थी।
मेरी मोटर बाइक की रोशनी ज्यादा दूर तक जा नहीं पा रही थी। मुझे अपनी बाइक की स्पीड कम करना पड़ा। मुझे लगा कि तेज स्पीड से चलाना ठीक नहीं है, तो मैंने बाइक की स्पीड बहुत धीमी कर ली थी और उसे धुंध में रास्ता देख रहा था, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम थी। लग रहा था कि 10 फुट 12 फुट से आगे मैं देख नहीं पा रहा था। इतनी गहरी धुंध थी। अचानक धुंध हटने लगती है और फिर जो मैं देखता हूं, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जैसा मेरे साथी बताया करते थे, हाँ, वैसे ही एक लंबे चौड़े इंसान को देखता हूं जो बीच सड़क पर चल रहा था, लेकिन बिना सर का। उसका सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सच कहो ना तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। यह तो मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके सर ना हो और बीच सड़क पर बिना सर के कैसे चल सकता है? मैं बाइक रोक देता हूं। तभी वह सर कटा इंसान जो आगे आगे चल रहा था बीच बीच सड़क पर, वह भी रुक जाता है। जैसे ही बाइक रोकता हूं ना, वैसे वह भी रुक जाता है। सच कहूं, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा तो नहीं था, ना उनको मैं मानता था, और आज पहली बार एक ऐसे भूत से मुलाकात हो चुकी थी जिसका सर ही नहीं था। यानी सर कटा भूत जो मेरे साथी अक्सर चर्चा करते थे, वही मेरे सामने खड़ा हुआ था। सर्दी भरी रात में भी मैं पसीने से नहा लेता हूं। पूरा बदन जाड़े की बुखार की तरह कांपने लगता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि अब मेरे साथ में क्या करेगा, अब मैं क्या करूं? और मैंने फैसला ले लिया कि नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं अपने बाइक मोड़ने लगा, लेकिन एक नजर मेरी उसे पर लगी हुई थी। वह अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जहां मैंने उसको देखा था, और मैं तब तक बाइक को मोड़ ली थी। और जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो वह मेरे सामने खड़ा फिर दिखाई देता है। यह कैसे हो सकता है? वह तो दूसरी साइड में था, यह इधर कैसे आ गया? मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वह पीछे भी खड़ा है, आगे देखता हूं तो आगे भी खड़ा है। सच कहूं ना, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश होकर के इस सड़क पर गिर ना जाऊं। डर से इतना मेरा बुरा हाल था। सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। कोई भी गाड़ी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कोई पैदल इंसान। मैं दो सर कटा भूतों के बीच में फंसा हुआ था। ना तो मैं आगे भाग सकता था और ना ही मैं पीछे। दोनों ही तरफ वही मुझे दिखाई दे रहा था और मैं तो कांप गया। अब मेरे साथ में क्या करेगा? क्या वह मुझे मार देगा, मेरा खून पी लेगा, या फिर कुछ और करेगा? पसीने से नहाया हुआ, डरा हुआ, हाथ पैर कांप रहे थे, और आखिरकार मैं बाइक से उतर जाता हूं। बाइक नीचे गिर जाती है, लेकिन मुझे बाइक की परवाह नहीं थी। मुझे अपनी जान की परवाह थी। अगर जान बची तो और भी बाइक मैं खरीद सकता हूं, लेकिन जब जान ही नहीं बचेगी, इस बाइक को मैं क्या करूंगा? और मैं भागने को सोचता हूं, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। तभी एक शोर सुनाई देने लगता है। जब शोर मैं सुनता हूं तो मेरे मन में उम्मीद जग जाती है, जैसे बहुत सारे लोग दौड़ते हुए और मेरी ही साइड उलटी दिशा से आ रहे थे। उनके पैरों की आवाज धम धम बजती हुई सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब मदद मुझे मिल जाएगी, यह सर कटा भूत मुझे पकड़ नहीं पाएगा। हिम्मत तो बढ़ चुकी थी, और तभी मैं देखता हूं कि उल्टी साइड में सर कटा भूत जो खड़ा था, वह मेरी तरफ आने लगा। मेरी जान सूख गई। वह आवाज शोरगुल तो थोड़ा अभी पीछे था, जैसे बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए, हंसते हुए, गाते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, जैसे कोई बारात पैदल ही गुजर रही हो। लेकिन उससे पहले सर कटा भूत दिखते ही देखते मेरे पास पहुंच गया, जैसे उसको बिना सर के भी दिखाई दे रहा हो कि मैं कहां पर खड़ा हूं। वह मेरी बाइक खड़ी करता है, मेरी बाइक पर मुझे बिठा देता है। मुझे तो एक सपना की तरह दिखाई दे रहा था, जैसे मैं भयानक सपने में हूं, सपना देख रहा हूं, और वह मुझे इशारा करता है कि तू बाइक चला। मैं डरी हुई हालत में उसे देखता हूं। सर तो बिल्कुल नहीं था, बस उसके हाथ पैर और बाकी शरीर काम जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन बिना सर का था। वह तो कैसे देख पा रहा है, लेकिन मुझे इशारा कर रहा था कि चल यहां से बाइक स्टार्ट कर, और निकलता। मेरी बाइक की पिछली सीट पर बैठ जाता है, मुझे पीठ पर इशारा करके ठोकता है कि चल जल्दी निकल यहां से। न जाने मुझे क्या होता है, मैं बाइक को चलाने लगता हूं, जैसे मुझ पर कोई जादू का असर हो चुका हूं। शरीर अंदर से डरा हुआ था, लेकिन अंग तो सही काम कर रहे थे। मैं बाइक को दौड़ाने लगता हूं और सर कटा भूत मेरे पीछे बैठा हुआ है, जैसे इशारा कर रहा हो। और तेज पीछे शोर और सुनाई देने लगा, जैसे जितना तेज मैं बाइक चलाता हूं, उतना ही तेज पीछे से लोगों की आने की आवाज सुनाई दे रही है। दम दम दमादम, उनके पैरों की आवाज की गूंज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। ये कौन लोग हैं? क्या कोई बारात निकल रही है? लेकिन अंधेरे में
बिना रोशनी की बारात? नहीं, नहीं। लेकिन उसे टाइम में इतना सोच नहीं रहा था। सोचने लायक मैं बचा भी नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि वह बारात मुझ तक पहुंच जाए ताकि मैं सरकटा भूत से आजादी मिल जाए। और ऐसा एक बार लगा कि वह बारात बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, तभी वह सरकटा भूत मेरी पीठ को ठोकता है अपने हाथों से, जैसे वह कहना चाह रहा हूं कि बेटा तेज बाइक और चला ले। और मैं वही काम करने लगता हूं। एक आगे चौराहा था। मुझे वह इशारा करता है कि दाहिनी साइड में मुड़ जाए, और जैसे मैं जादू में बंधा हुआ हूं और वैसा ही मैं काम करता हूं। थोड़ी देर चलने के बाद धुंध का सामना फिर से करना पड़ता है। रोड को धुंध घेर लेती है और इतनी घनी धुंध होती है कि रास्ता बिल्कुल नजर ही नहीं आता। तभी ऐसा लगता है कि मैं किसी गहरे गड्ढे में गिरता जा रहा हूं। फिर मुझे होश नहीं रहा। मैं बेहोशी की दुनिया में आ चुका था। मुझे जब होश आता है तो मैं अपने आप को एक कमरे के अंदर पाता हूं। वह कमरा जरूरत से ज्यादा ही बड़ा नजर आ रहा था, जैसे वह स्टोर वगैरह के लिए बनाया गया हो। मैं कमरे के फर्श पर लेटा हुआ हूं। छत पर मकड़ी के जाल बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। एक पुराने जमाने वाला लालटेन जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी आसपास में फैली हुई थी। उसे लालटेन के पास एक नौजवान युवक बैठा हुआ आगे की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसको एहसास होता है कि मैं जाग चुका हूं या फिर होश में आ चुका हूं, वह उठता है और मेरे पास में आता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर में हूं कहां पर, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी मोटर बाइक कहां है, कौन से इलाके में हूं। और तभी वह नौजवान मेरे नजदीक आ जाता है और बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी नींद तो टूटी। तुम गहरी नींद में सो चुके थे, और वह भी बीचों बीच रोड पर। तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता था। कोई गाड़ी तुम्हें एक्सीडेंट भी कर सकती थी। मैं उसे रास्ते से गुजर रहा था, तब मैंने तुम्हें उसे हालत में पाया। मुझे लगा कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, लेकिन देखा तो तुम बेहोशी की नींद में सो रहे थे। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी आंखें नहीं खोली। तब मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हें उठा करके इस फैक्ट्री में लाया, फिर तुम्हारा बाइक भी जा करके लाया। बाइक तुम्हारे पास में ही है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ था? तुम कुछ बोलो, कुछ बताओ मुझे। तुम तो पढ़े लिखे इंसान लगते हो। मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा था। आखिर यह सब मेरे साथ में क्या हो रहा है? ये नौजवान कौन है जो ये बता रहा था? क्या यह सब सच है? तो वह सरकटा भूत कहां गया? मैं डरा हुआ था उसे सरकटा भूत से। मैं अपनी कहानी उसे लड़के से बताने लगा। मैं उसे सरकटा भूत को कोसने लगा। उसी की वजह से यह सब घटना मेरे साथ में घटी थी। अगर वह मेरे सामने नहीं आता तो मैं तो अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाता, लेकिन उसी के वजह से सब मेरा हाल हुआ है। मैं उसे लड़के से उसके बारे में सब कुछ बताने लगा कि वह बहुत बड़ा भूत है। वह गंदा भूत है, लोगों को सताता है, लोगों को मारता है। मैंने अपने दोस्तों से सुना है। मैं उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से आज देख लिया। मैं समझ गया कि मेरे दोस्त बिल्कुल सही थे और मैं गलत था। आज वह साबित हो चुका है। वह लड़का मुस्कुराया और बोला, वाकई तुम्हें सरकटा भूत मिला था रास्ते में? मैंने बोला, हाँ जी, उसी की वजह से तो मेरा यह सब हाल हुआ है। वह बहुत गंदा भूत है, बहुत ही डरावना दिखता है। लड़का कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, अब वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम इस जगह पर सुरक्षित हो। मैंने बोला उसे लड़के से कि मैं हूं कहां पर, यह कौन सी जगह है? मुझे तो लगता है कि यह कोई फैक्ट्री है। तब वह लड़का हंसते हुए बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। यह एक पुरानी फैक्ट्री है जो सालों से बंद पड़ी है। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, इस फैक्ट्री का चौकीदारी करता हूँ। देख रेख का जिम्मा मेरे पास में है। मैं पूछता हूँ कि आखिर इस फैक्ट्री का नाम क्या है, क्योंकि मेरे नजरों में बहुत सारी फैक्ट्री थी जिनको मैं जानता था, लेकिन यह फैक्ट्री कौन सी जगह पर थी, कि फैक्ट्री का नाम क्या था? वह लड़का बोला, अरे छोड़ो ना, तुम्हारी जान बच गई। तुम इस बात की खुशी मनाओ, तुम अब सुरक्षित हो। यहां पर सरकटा भूत पहुंच नहीं पाएगा। मैं उसको आने ही नहीं दूंगा। मेरे परमिशन के बगैर कोई भी इस फैक्ट्री में नहीं आ सकता है। उसकी बात सुनकर के मुझे राहत मिलती है, मुझे अच्छा भी लगता है। तब वह कहता है, पानी पियोगे? मैं बोला, हाँ, क्या आपके पास में पानी है? तब वह कहने लगा, हाँ, इसके लिए तुम्हें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। उठो और मेरे पीछे पीछे आओ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। उसे स्टोर रूम से मैं बाहर निकला था। तब मैं देखता हूँ वह बहुत बड़ी फैक्ट्री अंदर से दिखाई दे रही थी, लेकिन गंदगी का ढेर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था इस फैक्ट्री की सफाई सालों पहले हुई होगी।
इतनी गंदी वह फैक्ट्री थी। हर तरफ मकड़ी के जाल, गंदगी के ढेर से भरी हुई थी। सड़न की बदबू भी मुझे महसूस हो रही थी। जैसे मांस सड़ रहे हों, ऐसे ही मेरे नाक में बदबू महसूस हो रही थी। मैं बड़े ध्यान से उसे फैक्ट्री के दरो दीवार को देख रहा था। तभी एक जगह पर कुछ लिखा हुआ नजर आया जो काफी धुंधला हो चुका था। मैं उन अक्षरों को पढ़ने का कोशिश करता हूं और जब मैं पढ़ पाता हूं तब मेरे होश फिर से उड़ जाते हैं। मैं तो इस फैक्ट्री के अंदर में था जो फैक्ट्री सालों पहले बंद हो चुकी थी। इस फैक्ट्री में एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद यह फैक्ट्री बंद पड़ चुकी थी और इसी फैक्ट्री में अफवाह थी कि वह सरकटा भूत इसी फैक्ट्री का था जो मुझे रास्ते में मिला था। मैं दहशत से भर चुका था। तभी वह लड़का कहता है, बस दाएं और मुड़ जाओ, वहां पर पानी का मटका रखा हुआ है। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था लेकिन मेरा गला सूख चुका था। मुझे पानी की जरूरत थी और मैं उसका कहना मानता हूं। बाईं तरफ मुड़ जाता हूं और देखता हूं कि 4-5 बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, वह भी गंदगी से भरे हुए। मैं लड़के की तरफ देखता हूं। वह जैसे मेरी बात को समझ गया था, कहने लगा कि देखो भाई, यह फैक्ट्री तो सालों से बंद है, बस मैं अकेला चौकीदार हूं, कितना सफाई करूंगा। एक तरफ सफाई करता हूं तो दूसरी तरफ गंदगी फिर से भर जाती है। पानी उसके अंदर में है, तुम पानी को पी सकते हो। बाहर से मटके जरूर गंदे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर में पानी बिल्कुल साफ है। मैं भी वही पानी पीता हूं। मुझे लगा कि लड़का सच कह रहा है। मैं एक मटके के पास में जाता हूं। उस पर ढक्कन लगा हुआ था। मटका भी बड़ा सा दिख रहा था। आधा जमीन में दबा हुआ था और आधा जमीन से ऊपर था। ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। मैं देख पा रहा था। मैं ढक्कन उठाता हूं। जैसे ही ढक्कन उठाता हूं और उसी में से सरकटा भूत बाहर निकल आता है। मैं जैसे ही देखता हूं मैं कांप जाता हूं, फिर बेहोश हो जाता हूं डर के मारे। जब मैं होश में आता हूं तो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और मैं सब कुछ याद कर लेता हूं कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं तो अपने बाइक से घर जा रहा था। अचानक धुंध नजर आती है। धुंध में फंस जाता हूं। फिर सरकटा भूत सामने आ जाता है। मैं पीछे मुड़ता हूं तो पीछे भी खड़ा दिखाई देता है। फिर एक शोर सुनाई देने लगता है जैसे बहुत सारे लोग दौड़ते हुए इसी तरफ में आ रहे हों। सरकटा भूत मेरे पास में पहुंच जाता है और मैं बाइक से नीचे गिर जाता हूं। वह बाइक भी खड़ा करता है और मुझे बाइक पर बिठा भी देता है, जैसे इशारा कर रहा था कि चलो इस जगह से, और मैं उसके आदेश का पालन करता हूं। और फिर मुझे धुंध ने घेर लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अजब अजब बात थी। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, ये सब क्या हो रहा था। फिर मैं धुंध में फंस करके, और ऐसा लगता है कि मैं पहाड़ी से नीचे की ओर गिर रहा हूं। बेहोशी की दुनिया में पहुंच जाता हूं। जब आंख खुलती है तो अपने आप को इसी फैक्ट्री के अंदर में पाता हूं और एक चौकीदार अपने आप को बोल रहा है, और इस चौकीदार को देख रहा हूं कि एक और लड़के से बैठा बात कर रहा है और दोनों कभी हंसते हैं फिर खामोश हो जाते हैं। शायद चौकीदार को पता चल गया था कि मैं होश में आ गया है। वह मेरी तरफ आता है और दूसरा लड़का उसी स्थान पर बैठा रहता है। मैं उसको आते देख हैरान था कि वह कैसे इस फैक्ट्री में रहता है, कैसे चौकीदारी करता है। यह जगह तो भूतों से भरा हुआ है। मेरे दोस्तों ने सब मुझे बताए थे लेकिन मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करता था। यह तो वही जगह है जहां पर बड़ा हादसा हुआ था और यह जगह भूतों से भरा हुआ था। तो यह लड़का इस जगह पर कैसे चौकीदारी करता है और दूसरा लड़का कौन है, और मटके में से सरकटा भूत कैसे बाहर आ गया था, जिसको देख करके मैं डर जाता हूं और बेहोशी की दुनिया में फिर से चला जाता हूं। यह सब क्या है। तभी वह चौकीदार लड़का मेरे पास में आ जाता है। कहता है, तुम तो बहुत डरपोक हो। ऐसा तुमने मटकी में क्या देख लिया था जिसकी वजह से तुम बहुत डर गए और बेहोश होकर के गिर गए। उसमें तो पानी भरा हुआ था। चलो मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूं। लेकिन मैं उसे मटकी के पास जाना नहीं चाहता। मुझे प्यास तो लग रही थी, गला सूखा हुआ था, पानी की मुझे जरूरत थी। तो मैं उससे कहता हूं कि चौकीदार साहब, आप मुझे थोड़ा सा पानी ला करके दे दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बड़े मटके के पास में जाऊं। मैंने सरकटा भूत को उसे मटके में से निकलते देखा था। तब चौकीदार लड़का जोर से हंसने लगता है। कहता है, कैसी बात करते हो, मैं भी तो वहीं पर था। अगर ऐसी बात होती तो वह मुझे भी दिखाई देता। तुम्हारे दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तुम डरे हुए हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग कुछ गलत सलत दिख रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है। और हाँ, मैं तुम्हें पानी देता हूं और फिर तुम थोड़ी देर आराम कर लो और फिर देखना तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। वह लड़का उसी मटके से पानी लेकर के आता है एक बर्तन में और मुझे देता है। मैं उसे पानी को पीता हूं।
स्वाद थोड़ा कसैला जरूर था, लेकिन मुझे पानी की जरूरत थी। और जैसे ही पानी पीता हूं, मुझे नींद का एहसास होने लगता है, जैसे मैं कई रातों से सो नहीं पाया। और फिर ना चाहते हुए भी नींद ने अब मुझे घेर लिया था। अब फिर से एक बार नींद में मैं आ चुका था, लेकिन आंख बंद होने से पहले मैं उन दोनों लड़कों को जोर जोर से हंसते हुए सुना। एक चौकीदार और दूसरा लड़के को मैं जानता नहीं था, और वह आपस में हंसते हुए कह रहे थे कि अब वह कुछ देर तक गहरी नींद में सो जाएगा, बेहोशी में चला जाएगा, फिर हम वह काम कर पाएंगे। फिर दोनों लड़के हंसने लगते हैं, ठहाके लगने लगते हैं, और मैं नींद की दुनिया में चला जाता हूं। जब मेरी आंख खुलती है, अभी भी अंधेरा लग रहा था। मुझे कोई उठा रहा था, जगा रहा था, उठ जाओ उठ जाओ। और मैं आंखें खोल देता हूं तो फिर देखता हूं कि वही सर कटा भूत अपने हाथों में अपना सर ले हुए था। सर से ही आवाज निकल रही थी। ऐसा डरावना पल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। एक नौजवान जिसका धड़ था, लेकिन सर उसके हाथों में था। ऐसा कैसे संभव है? लेकिन जो भी देख रहा था, सब मेरी नजरों के सामने हो रहा था। अब वह कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। तुम इसी जगह में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तुम आजादी के लिए तरस जाओगे, लेकिन तुम बाहर निकल नहीं पाओगे। जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो वह लोग आ जाएंगे, फिर तुम कभी भी बाहर निकल नहीं पाओगे। अभी तुम्हारे पास मौका है, जल्दी करो। लेकिन जिस सर कटा भूत से मैं परेशानी में फंसा हुआ था, अब वही सर कटा भूत मेरी मदद क्यों कर रहा था, और उसका सर उसके हाथों में क्यों था? बड़ा ही विचित्र घटना मेरे साथ में घट रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं भयानक सपने की दुनिया में आ चुका हूं, और सपने में तो विचित्र ही सब दिखाई देते हैं, जो कभी सच नहीं होता, और वही सपने में तो नजर आते हैं। मुझे लगा कि मैं किसी भयानक सपने के अंदर फंस चुका हूं, और सपना मुझे ना जाने क्या क्या दिखा रहा है। कब मेरी आंख खुलेगी, कब मैं अपनी दुनिया में लौटूंगा? मैं और झेल नहीं सकता। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, खोलता हूं, जैसे मैं उसे सपने से जागना चाहता हूं। मैं और इस सपने की दुनिया में रहना नहीं चाहता, लेकिन वह स्वप्न नहीं था, यथार्थ था। जब मेरे साथ उसे समय घट रहा था, वह सर कटा, उसके सर से आवाज आ रही थी। कह रहा था कि देखो, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह लोग आ जाएंगे ना, तो तुम तो बाहर की दुनिया में कभी भी नहीं जा पाओगे। अभी भी मौका है, हम इस जगह से निकाल सकते हैं। अभी आगे और भी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन यहां से तो कम से कम निकले। आगे को हम देखेंगे, लेकिन इस जगह से तो निकले। तुम उठते क्यों नहीं हो? अब क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना है? क्या तुम्हें यहीं पर रहना है? मैं समझ में नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। वह मेरा हाथ पकड़कर उठाता है, कहता है, दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं उसे टाइम भी तुम्हारा मदद कर रहा था, लेकिन तुम मुझे देखकर डर चुके थे। मैं डराना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा रूप ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं? अब उठो भी और चलो मेरे साथ में। इससे आगे भी और भी रुकावटें हैं जिसको हमें पार करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं चाह कर भी तुम्हें बाहर निकाल नहीं पाऊंगा। चलो उठो भी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन मैं उस पर भला क्यों विश्वास करूं? मैं पूछता हूं उससे कि मैं तुम्हारी वजह से तो इस जगह पर पहुंचा हूं। तुम ही वह भूत हो जो दूसरे को तकलीफ देते हो, लोगों की जान लेते हो, लोगों के साथ न जाने क्या क्या करते हो। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तब वह कहने लगा कि नहीं दोस्त, मैं ऐसा गलत भूत नहीं हूं। अब मेरा सर धड़ पर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? यह बहस का वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना है। यह जगह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम मुझे बुरा भूत समझते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं पूरी तरह से होश में था। वह सर कटा भूत मुझे बार बार विश्वास दिला रहा था कि वह एक दोस्त की तरह है, उसका दुश्मन नहीं है, उसकी मदद करना चाहता है। वह चाहता है कि इस भूल भुलैया से वह बाहर निकल जाए। वह मुझे बहुत समझा रहा था कि मुझसे तुम मत डरो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं इस भूतिया जगह से, नहीं तो तुम इसी भूतिया जगह पर हमेशा हमेशा के लिए खो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम जिंदा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम एक प्रेत आत्मा बन जाओगे और इस जगह पर भटकने लगोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम अभी तक जिंदा हो। ऐसी चाह में तुम इस जगह से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन यह जगह तुम्हें भागने नहीं देगी। मेरे दोस्त, यह ऐसी ही जगह है जहां पर एक बार कोई फंस जाता है, तब उसका निकलना असंभव सा हो जाता है। यह जगह शैतानी आत्माओं से भरी हुई है। यहां पर ऐसी भूल भुलैया है कि तुम्हें लगेगा कि तुम किसी कॉलोनी में हो।
तुम एक रोड पर हो या तुम्हें लगेगा कि तुम अपने घर पहुंच गए हो, लेकिन एक वह माया जाल होगा जो सच नहीं होगा। वह प्रेत आत्माएं बहुत ही खतरनाक हैं, पावरफुल हैं। वह हमेशा एक्टिव रहती हैं। वैसे खेल खेलती हैं जिससे उनको मजा आए। तुम तकलीफ में रहोगे, उनको आनंद आएगा। वह हंसेंगे, उस पल का मजा लेंगे। तुम्हारी दुख तकलीफ, तुम्हारी रोने से, चिल्लाने से उनको एनर्जी मिलती है, जिससे उनका पावर और बढ़ जाता है। वह सर कटा भूत जिसको मैं खतरनाक समझ रहा था, लेकिन वह तो मेरी मदद करना चाहता था ताकि मैं इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकूं। उसका कहना था, जो इस जगह पर आ जाता है, इस जाल में फंस जाता है, उसके लिए समय रुक जाता है। वह समय का हिसाब किताब नहीं लगा सकता। उसको लगेगा कि अभी रात है, एक लंबी रात जो कभी खत्म नहीं होती। यहां पर समय एक जैसा ही, अगर दिन है तो दिन की तरह ही दिखता रहेगा, अगर रात होगी तो रात इतनी लंबी होगी कि उसका कभी सुबह नहीं होगा। मेरे पास में अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं इस जगह से दोबारा अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी मौत निश्चित है। मैं सर कटा भूत से बहुत भयभीत था। मुझे लगता था कि यह वही भूत है जिसकी वजह से मैं इस जगह पर फंस चुका हूं। लेकिन जब वह बताता है कि नहीं, मैं हूं, भूतों में हूं, लेकिन मैं किसी को तकलीफ नहीं देता। मैं तो लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो भी लोग मुझे देख लेते हैं वह भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और उनको लगता है कि मैं उनको मार डालूंगा। लेकिन मैं उनको रास्ता बताने की कोशिश करता हूं कि कहीं वह गलती से इस माया जाल में ना फंस जाए। मैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। मेरे सामने ही कटा हुआ सर अपने गर्दन पर रख लेता है और इसके बाद अलग ही नजारा था। वह लग ही नहीं रहा था कि वह सर कटा भूत है। उसके धड़ पर वह जो गर्दन थी फिट हो चुकी थी, चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैंने उसको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था और देखने में नौजवान ही दिख रहा था। मुझे उससे बहुत लगाव हो चुका था। अब मैं उसके साथ हर बात के लिए तैयार हो चुका था और वह कहने लगा कि जिस कॉलोनी से हम चलेंगे ना, वहां पर लड़कियां ही लड़कियां हैं। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हें दिखाई देंगी। वह तुम पर डोरा डालने की कोशिश करेंगी। वह तुम्हें प्यार में फंसाने की कोशिश करेंगी। उनकी नजर में तुम भी उन्हीं की तरह हो। वह मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे और मैं ऐसा ही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब मेरी तरफ आ जाएं और उसके बाद जो मैंने तुम्हें बताया है वही काम करना है। तुम उसे जगह पर जाकर के रुक जाना, मेरा इंतजार करना, और मैं जब आऊंगा तब हम दूसरे पड़ाव की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन यहां किसी को ना लगे कि तुम कोई आत्मा ना हो। जैसा मैं व्यवहार करूंगा अब वैसे ही तुम्हें करना है। मैं उनको समझाऊंगा, उन लड़कियों को, कि वह मेरे पास में आए। यह अभी नया भूत है, इसको अभी यहां का कुछ भी पता नहीं है। यह अभी अभी भूत बना है। और इसके बाद हम दोनों चल पड़े थे। वैसे ही रात का जैसे अंधेरा हुआ था और उसे पुरानी फैक्ट्री में जगह जगह पर रोशनी न जाने कहां से नजर आ रही थी। हम एक ऐसे दरवाजे पर पहुंच चुके थे जहां पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वह बंद था। मेरा सर कटा दोस्त सब बता चुका था कि अब मुझे क्या करना है और आगे क्या नजारा देखने को मिल सकता है। वह उसे बड़े दरवाजे पर दस्तक देने लगा कई बार। तब एक खनकती हुई आवाज सुनाई दी, ठहरो, खोल रही हूं। दरवाजा खुलते ही जो मैं देखता हूं तो देखते ही रह जाता हूं। एक पहलवान सी महिला, जिसके सर के बाल सफेद जैसे पहलवान, लेडीज पहलवान हो, वह गेट खोल करके खड़ी हो जाती है और हम दोनों को सर से पैर तक घूरने लगती है, जैसे वह पहचान करना चाहती हो कि आखिर हम दोनों कौन हैं। तब वह सर कटा दोस्त उससे बात करता है, उसके नजदीक जाकर के उसको कुछ समझाता है बहुत धीमी आवाज में, और तब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह इशारा कर देती है कि चले जाओ। चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। मेरा सर कटा दोस्त मुझे इशारा करके चलने की बात बोलता है। चलो भी, अब देर मत करो, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं कभी उसे बूढ़ी पहलवान को देख रहा था जो देखने में बहुत ही ताकतवर लग रही थी, लेकिन इंसान की तरह लग रही थी वह भी। उसमें भूत प्रेत वाले कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। साधारण इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट मुझे परेशान कर रही थी। मेरे मन में कई बार संदेह आ चुका था, क्या मैं कोई दूसरे खतरे में तो फंसने नहीं जा रहा? यह सर कटा दोस्त मेरे साथ में कोई धोखा तो नहीं कर रहा है? लेकिन मैं अब कर क्या सकता था? अब वह जो कह रहा है मुझे करना पड़ रहा था और मैं उसके पीछे पीछे अब चलने लगा था। तब मैं देखता हूं उस लाइन में बहुत सारी कोठरियां हैं जिनमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। जैसे ही वह आगे की तरफ बढ़ रहा है, उन कोठरियों में से एक एक करके लड़कियां निकलना शुरू हो जाती हैं।
देखने में हसीन, जवान, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट में देख रहा था। वह मुझे देख करके इशारा कर रही थी कि मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। लेकिन मेरा दोस्त उनसे बात करने लगा, उनको बताने लगा कि नहीं, यह अभी अभी इस जगह पर आया है, यहाँ का रूल रेगुलेशन का अभी पता नहीं है, अभी इसको यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल अनजान है। मैं तो इसे सरदार के पास लेकर जा रहा हूँ, सरदार ने बुलाया है। लेकिन उनमें से एक लड़की मेरे पास में आ चुकी थी, मेरे साथ चिपकने लगी, जैसे वह मुझे कच्चा ही खा जाएगी। मैं डर चुका था, लेकिन मैं डर को दिखा नहीं रहा था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कहीं मेरा भेद तो नहीं खुल जाएगा कि मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं तो एक जिंदा इंसान हूं। तभी वह मेरा दोस्त मेरे पास आता है और उसे लड़की से कहता है, अरे मैं हूं ना, अभी तो इसको सरदार के पास लेकर जाना है। जब हम उधर से लौटेंगे तब तुम्हारे पास में छोड़ दूंगा। जी भर के इसके साथ खेलना जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो जाए। लेकिन हमें अभी सरदार के पास जाना है, इसको पेश करना है। नया लड़का है ना, अभी यहाँ का कानून इसको पता नहीं है। वाकई में वह लड़की मुझसे इतना चिपक चुकी थी कि वह सर कटा भूत के कहने पर भी मुझे छोड़ नहीं रही थी। जैसे लगता था कि आज वह मुझे कच्चा ही खा जाएगी। जबरदस्ती मुझे प्यार करने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने दिल की धड़कन सुन रहा था जो जोर जोर से चल रही थी। मैं उसे लड़की को देख रहा था जो एक प्रेत आत्मा थी, लेकिन कोई भी ऐसा संकेत मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कोई प्रेत आत्मा है। बिल्कुल मेरी तरह, यानी इंसान की तरह दिख रही थी। उसके अरमान पूरी तरह से उसके काबू से बाहर जा रहे थे। बार बार मुझसे लिपट रही थी, मुझे खींच करके अपनी कोठरी में ले जाना चाहती थी। लेकिन वही सर कटा दोस्त मेरी मदद करता है और उसे लड़की से कहता है कि अगर तुम इस लड़के को नहीं छोड़ोगी तो मुझे सरदार को तुम्हारे बारे में बताना पड़ेगा। अब इसके बाद तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सजा दी जा सकती है। और तब जाकर वह लड़की मुझे छोड़ती है, लेकिन कहती है कि जब तुम उधर से आओगे तो मेरे पास ही आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब थी। हर कदम पर कुछ ना कुछ नया था। कई तरह के भूत प्रेत इस पुरानी फैक्ट्री में भरे पड़े थे। सबकी अलग अलग कहानी थी, लेकिन यहां पर एक भूतों का राजा भी था जिसका कानून इस भूतिया फैक्ट्री में चलता था। अगर उसकी बात को कोई नहीं मानता तब उसे सजा भी मिलती थी। मेरे मन में बहुत डर था, भय था कि यह सर कटा भूत कहीं वास्तव में उस राजा के पास तो मुझे नहीं लेकर जा रहा है। अगर उस राजा ने मुझे पहचान लिया तब मेरा क्या होगा? अगर वह जान लिया कि मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं, मैं तो एक जिंदा इंसान हूं, तब वह मेरे साथ में क्या करेगा? यही सोच करके मैं बहुत भयभीत था, डर रहा था। दिल की धड़कन हर पल कभी बढ़ती थी और कभी घट जाती थी। अजीब सी मुश्किल आन पड़ी थी, लेकिन मैं अपने साथी पर विश्वास कर रहा था और वह भी मेरे साथ हर पल साथ था। और आखिरकार हम उस लेडीज कॉलोनी से आगे निकल चुके थे, लेकिन लड़कियां जैसे अभी भी उसी जगह पर खड़ी होकर कि हम दोनों को जाते हुए देख रही थीं और कभी जोर जोर से हंसती थीं, खिलखिलाती थीं और आपस में झगड़ने लगी थीं, जैसे कोई खिलौना उनसे छूट गया हो और आपस में उलाहना दे रही हो कि यह सब तुम्हारी गलती से हुआ है। आपस में लड़ती जा रही थीं। तभी सरकटा दोस्त कहने लगा, पीछे मुड़कर के मत देखना, पीछे मुड़कर के मत देखना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि तुम एक इंसान हो। आगे की तरफ चलते रहो। सच कहूं कि मुझे बहुत डर लग रहा था। हम उस कॉलोनी से आगे आ चुके थे और उसके आगे फिर एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा था। उसमें भी कोई ताला नहीं था, लेकिन वह खुल भी नहीं रहा था, बंद था। वहां पर सर कटा भूत भी दस्तक करने लगता है और कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुलता है। एक सफेद दाढ़ी वाले ने गेट खोल करके और हम दोनों को ध्यान से देखने लगता है। कहां जाना है तुम दोनों को इस वक्त? तब वह सर कटा दोस्त कहता है कि हमें सरदार से मिलना है। वह सफेद दाढ़ी वाला कहता है, सरदार तो अभी है नहीं। तब सर कटा दोस्त कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है वह कहाँ गए हैं, सब मुझे बताकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सही वक्त पर आ जाऊंगा और तुम उसे जगह पर मेरा इंतजार करना। ये कौन है? उसने मेरी तरफ उंगली का इशारा किया। मैं तो तुम्हें जानता हूं, लेकिन इसको मैंने आज पहली बार देखा है। तब सर कटा भूत कहता है, यह अभी नया इस कॉलोनी में है, यह सड़क पर भटक रहा था, मैंने इसको देखा। उस टाइम दूसरे कॉलोनी वाले इसको ले जाने के चक्कर में थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मेरे रहते हुए वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब मैं इसको लेकर के आ चुका हूं और सरदार से इसको मिलवाना है, ताकि सरदार सब नियम कानून इस जगह का बता दें और यह हमारी कॉलोनी का सदस्य बन जाए। लेकिन दाढ़ी वाला मुझे घूर रहा था। शायद उसको यकीन नहीं हो रहा था
कि मैं कोई प्रेत आत्मा हूं। वह संदेह में था। कई बार मुझे नीचे ऊपर से देख रहा था। शायद उसको यकीन ना हो रहा हो। तब सरकटा भूत से पूछने लगा था, इसकी मौत कैसी हुई, कहां हुई? सरकटा दोस्त कहने लगा, इसकी मौत बाइक की टक्कर से हुई है। बाइक से गिर करके इसकी मौत हुई थी। वह दाढ़ी वाला कहने लगा कि किस जगह पर? तब सरकट्टा कहता है, हमारी सीमा रेखा में। वह सफेद दाढ़ी वाला कहने लगा कि नहीं, तुम में से अभी आगे कोई नहीं जाएगा। जब तक मैं इस बात को कंफर्म ना कर लूं, तब तक तुम दोनों यहीं पर रहोगे। मैं देख करके आता हूं कि वास्तव में यहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो बाइक भी तो होनी चाहिए उस जगह पर। कितना देर हुआ होगा इस एक्सीडेंट को हुए? सरकटा कहने लगा कि ज्यादा देर नहीं हुआ है। बाइक तो उसी जगह पर अभी पड़ी हुई है। आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। तब जाकर के कहता है वह, ठीक है, मैं अब जा रहा हूं, लेकिन तुम दोनों में से कोई इस जगह से हिलेगा नहीं। आगे कोई नहीं जाएगा। अगर तुमने ऐसी कोई गलती की तो समझ लो तुमने इस जगह का कानून तोड़ा है, और मैं सरदार से कह करके तुम्हें डबल सजा दिलवाऊंगा। तब सरदार तुम्हें काल कोठरी में डाल देगा, उसी अंधेरी जहां पर गंदी बदबू आती है। पता है ना तुम्हें? वह सरकटा से सब कुछ बता रहा था। सरकटा भूत कहने लगा कि आप जाओ और देख कर आओ, तब तक हम लोग इसी जगह पर खड़े हैं, हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और वह गेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन बार बार मुड़ करके चेतावनी देता है कि खबरदार, तुम लोग आगे मत जाना, मैं जल्दी ही जा रहा हूं और जल्दी ही लौट के आ रहा हूं। और उसके जाने के बाद सरकटा दोस्त कहने लगा कि देखो, हमारे पास बहुत ही टाइम कम है, उसके आने से पहले मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दूं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, खतरा और भी आगे है, लेकिन वहां तुम अपने आप संभाल लेना। मैं उसे जगह पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके आगे फिर एक बंगला सा दिखेगा, उस बंगले में भी कुछ लड़कियां नजर आएंगी, लेकिन यहां की जैसी नहीं। उनका मिजाज अलग है और उससे हट करके हैं। वहां तुम्हें उनके साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी, उनका विश्वास में लेना पड़ेगा। उनको जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम जिंदा इंसान हो, नहीं तो वह तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। जब तक भरोसा नहीं करेंगे तुम इस जगह से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास में है जिस रास्ते से तुम्हें इस दुनिया से निकल जाना है। आओ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द छोड़ दूं, नहीं तो दाढ़ी वाला आ जाएगा। मैं कहने लगा, फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा? तुम्हें तो सजा मिलेगी। तब वह मुस्कुरा के कहने लगा, मैं यह सजा कई बार भुगत चुका हूं, मुझे डर नहीं लगता है, मैं इसका आदी हो चुका हूं। तुम मेरी फिक्र मत करो, आओ मेरे पीछे पीछे। और मैं उसके पीछे पीछे, और आगे आगे एक दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजे को खोल देता है, फिर कहता, तुम निकल जाओ, जैसा बताया है वैसा ही करना, जाओ, निकल जाओ यहां से। मेरा मन बहुत ही बेचैन हो उठा। मुझे लगने लगा कि अब यह सरकटा दोस्त को सजा तो जरूर मिलेगी, सिर्फ मेरी वजह से। मेरी वजह से ही वह सजा काटेगा। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। जैसा उसने कहा था, मैं उसे दरवाजे से बाहर निकल जाता हूं। वह एक अलग दुनिया सी लग रही थी। एकदम धुंधला धुंधला आसमान दिख रहा था, जैसे वहां रात का कोई असर ही ना हो। जैसे अभी शाम हुई है, ऐसा ही धुंधला रोशनी मुझे नजर आ रही थी। पीछे मुड़कर देखता हूं तो वहां पर बस जंगल ही जंगल नजर आता है। जिस दरवाजे से मैं बाहर आया था, वहां तो कोई दरवाजा नाम की चीज नहीं थी। हे ईश्वर, ये सब मैं क्या देख रहा हूं? मैं बड़बड़ाने लगता हूं अपने आप। अब मैं कहां आ गया हूं? अब मेरे साथ में क्या होगा? क्या मैं इस जगह से निकल पाऊंगा अभी कि नहीं? मुझे तो अब शक होने लगा था कि मैं कहीं और खतरे की ओर तो नहीं बढ़ रहा हूं। आगे झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही थी। मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, लेकिन वह भूतिया फैक्ट्री मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। ना वह दरवाजा नजर आ रहा था जिससे मैं बाहर निकला था। यह तो बिल्कुल अलग ही दुनिया लग रही थी। उन झाड़ियों को पार करके और जब मैं आगे बढ़ने लगता हूं, तब मुझे फूलों की खुशबू आती हुई महसूस होती है। आगे देखता हूं तो एक सुंदर सा बगीचा दिखता है, जिसमें बहुत सारे फूल, ऐसे ऐसे फूल मुझे दिखाई देते हैं जो हमारी दुनिया में तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। उनमें से बहुत मस्त खुशबू निकल रही थी। मेरी सारी थकान उस खुशबू को सूंघकर उड़न छू हो चुकी थी। शरीर में एक जोश भर चुका था। और जब सामने देखता हूं तो एक सुंदर सा बंगला दिखाई देता है। वहां पर कुछ लड़कियां कुछ काम कर रही हैं, जैसे घर का काम होता है। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगता हूं। जैसा मेरे दोस्त ने, सरकटा दोस्त ने बताया था, मैं उनकी तरफ बढ़ने लगता हूं। जब उनके पास पहुंच जाता हूं, तब वह जो काम कर रही थी वह छोड़ करके मुझे देखने लगी। मैं गिनती करता हूं तो 6 जवान लड़कियां नजर आती हैं।
वह भी बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने उम्दा परिधान पहन रखे थे, देखने में बहुत ही अमीर लग रही थी। वह बंगला भी बहुत ही आलीशान दिख रहा था। जैसा मेरे सर कटा दोस्त ने बताया था कि मुझे उसे जगह पर जाकर के क्या बात करनी है, कैसे उनका विश्वास जीतना है, मैं वही सब अब करना शुरू कर देता हूँ। वह लड़कियां मेरी तरफ देख करके हैरान नहीं हुई, ना आश्चर्य में पड़ने लगी। बस एक नजर देखती हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। लेकिन मैं खामोश नहीं रहता हूँ। मैं वह सब बताता हूँ जो मेरे दोस्त ने सिखाया था। मैं कहता हूँ कि आपको एक नौकर की जरूरत थी ना, घर के काम के लिए। तब एक लड़की उठकर खड़ी होती है, मेरी तरफ देखती है, कहती है, हाँ मुझे ही जरूरत थी, आओ मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। मुझे डर था कि वह मुझे कहीं जिंदा इंसान न समझ ले। दिल धड़क रहा था। तब वह आगे आगे और मैं पीछे पीछे एक बड़े से कमरे के अंदर ले जाती है। मैं देखता हूँ उस कमरे में हर चीज है जो एक बड़े लोगों के कमरे में होती है, सब कुछ, और वह भी कीमती। फर्नीचर से लेकर के पर्दे तक हर एक चीज महंगी दिखाई दे रही थी। वह पलंग पर लेट जाती है, अपने कपड़े उतारने लगती है। मेरी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। ये कर क्या रही है? कौन सा काम करवाना चाहती है? मैं बेचैन हो जाता हूँ। हे ईश्वर, अब मैं कहाँ फंस चुका हूँ? मैं कहाँ आ चुका हूँ? क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा? मुझे डर लगने लगता है। तब उसकी प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, वहां पर क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। तब तक वह सारे अपने कपड़े उतार चुकी थी। उसका गोरा बदन मेरी आंखों के सामने था। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे लगा कि मैं कहीं पकड़ तो नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। यहां तो कुछ अलग ही था। मैं डरते डरते पलंग के पास आता हूं। तब वह इशारा करती है, वह रहा तेल की शीशी, मेरे बदन पर अच्छी तरह से मालिश कर दो। मेरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। मेरा बदन अंदर से कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। उसका गोरा बदन देख करके मैं बहकने लगा था। मेरी आंखों में एक अजीब सी मस्ती छा चुकी थी, जैसे मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं कि मैं कौन हूं, इस जगह पर मैं कैसे आया हूं, अब मेरे साथ में अब क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि बस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस पल का आनंद तो लेना ही है। मैं उस लड़की के साथ वैसा ही करने लगता हूं जैसा वह कहती है। तेल की मालिश कर रहा हूं। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। शायद वह भांप लेती है और कहती है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम तो शायद इंसान हो। तुम तो कोई प्रेत आत्मा नहीं लग रहे हो। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूं। मैं बहुत डर जाता हूं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये तो मुझे जान गई है। अब मैं नहीं बचूंगा। अब मेरा क्या होगा? वह नाराज होती है, मुझ पर गुस्सा दिखाती है। तुम इस दुनिया में कैसे आ गए? कौन तुम्हें लेकर के आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? वह मुझ पर बहुत नाराज हो रही थी। मुझे लगा कि यही वक्त है, मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। और मैं अपनी हर एक बात उसे शेयर करने लगता हूं कि देखिए, मैं भटक चुका हूं। मैं इस जगह से निकल नहीं पा रहा हूं। मेरे दोस्त ने आपके पास भेजा था कि आप मेरी मदद करेंगी। आप मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल देंगी। आप बहुत अच्छी हैं। आप बहुत सुंदर हैं, जवान हैं। आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल दीजिए ना। मैं रोने लगता हूं। तब वह शांत होती है, कहती है, रो मत, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो मुझे सजा मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तुम यहां से चले जाओ। तब मैं और रोने लगता हूं। कहता हूं कि आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मेरे दोस्त ने बताया था, उसने बताया था कि आप में वह शक्ति है, आप में वह पावर है। इस दुनिया से आप मुझे बाहर निकाल सकती हैं। मेरा परिवार मेरे घर पर इंतजार कर रहा है। मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं। आप समझ चुकी हैं ना? तो जिंदा इंसान इस जगह पर कैसे रह सकता है? आप मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिए। और तब वह मेरी तरफ गौर से देखने लगी। तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे सोचने दो। और कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि अभी वह सही वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊं। अभी सबकी नजर उस तरफ है। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। तब तक तुम्हें मेरे पास में रहना होगा। शायद उसके मन में कुछ अलग विचार चलने लगे थे। मैंने उसको हल्का सा मुस्कुराते हुए देखा था। मेरी तरफ ध्यान से देख रही थी और कहने लगी कि सही वक्त नहीं है अभी वह वक्त आने में बहुत टाइम बाकी है। तब तक मेरे साथ में तुम रहो और जैसा मैं कहती हूं वैसा तुम करो। मैं सच कहूं ना कि मैंने उसे पहली बार देखा था तो मेरा मन बेचैन होता था, लेकिन अब मेरा शांत मन हो चुका था। मैं अपने बारे में सब ऊंच नीच समझ चुका था कि यह सब प्रेत आत्माएं हैं। इनसे ना तो दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं था। मैं कहने लगा,
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो क्या आप मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल देंगी ना? तब वह कहने लगी, शोर मत करो, शांत रहो और मेरे पास में आओ। मैं उस लड़की का मतलब समझ चुका था। वह मुझसे कुछ चाहती है बदले में। मैं अंदर से डरा हुआ था। मैं एक प्रेत आत्मा लड़की के पास में था। मुझे क्यों बुला रही थी? मैं इसका मतलब भी जानता था, लेकिन वह सब मेरी मजबूरी थी। वह मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही थी और आखिरकार वह वक्त आ चुका था। उसने अपने कपड़े पहन रखे थे। अब मुझे कहने लगी कि मेरे पीछे पीछे आना, और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूं। वह अलग अलग रास्तों से मुझे लेकर जाती है। कई बार रुक जाती है, मुझे छिपने के लिए कहती है, खुद भी छिप जाती है। ऐसा काफी देर तक होता रहता है। वाकई उस काम में बहुत ही खतरा था। मैं देख करके समझ रहा था यह आसान काम उसके लिए नहीं था, लेकिन अब मेरी वह दोस्त बन चुकी थी और मुझे बाहर निकालने वाली थी। कितना टाइम बीता, कितना समय खर्च हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चलता था। मुझे तो लगता था कि हाँ, मैं सालों से रहता आया हूं। बहुत टाइम हो चुका है इस जगह पर मुझे अब रुके हुए, ऐसा ही मुझे लगता है। और तब जाकर के रास्ता क्लियर मिलता है। एक दरवाजा मुझे फिर बड़ा सा दिखाई देता है, काले रंग का। वहां पर कोई भी सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आता है। तब वह कहती कि देर मत करो, नहीं तो कुछ ही देर में यहां सुरक्षा करने वाले आ जाएंगे। वह लड़की कहने लगी कि जल्दी आओ, कहीं देर ना हो जाए, बस हमारे पास थोड़ा सा ही समय है। अब फिर वह दरवाजा बाहर की तरफ खोल देती है। मैं देखता हूं कि अंदर में तो मटमैला उजाला है, लेकिन बाहर में तो अंधेरा ही अंधा अंधेरा नजर आता है। मैं हूं कहां पर, किस दुनिया में हूं? तब वह लड़की कहती है कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से इस दरवाजे के पार चले जाओ, अपनी दुनिया में पहुंच जाओ और गलती से भी इस दुनिया में आने की कोशिश मत करना। वह मुझे जोर से धक्का देती है और मैं उसे दरवाजे से बाहर निकल जाता हूं। और जब पलट के देखता हूं तो ना तो वहां कोई दरवाजा है, ना कोई उजाला दिखाई दे रहा है। मैं एक रोड पर गिर पड़ा हूं। मैं जब देखता हूं कि मैं हूं कहां पर, और तब मुझे एहसास होने लगता है, अरे यह तो मेरी दुनिया लग रही है। मेरी दुनिया, जिस दुनिया में आने के लिए मैं तरस रहा था। मैं एक भूतिया दुनिया में चला गया था। समय क्या हुआ है, मैं समय का अनुमान लगा नहीं पाता, लेकिन जब मुझे यह एहसास होता है आसमान को देख करके कि अभी रात तो अभी बाकी है। मैं कहां पर था, मेरी बाइक कहां है? मैं उसे रोड पर आगे और पीछे भागने लगता हूं। मैं अपनी बाइक ढूंढने की कोशिश करता हूं, लेकिन बाइक नजर नहीं आती। तब मैं थोड़ा निराश जरूर हो जाता हूं और मैं आइडिया से एक तरफ चल पड़ता हूं। चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब सुबह होने वाली है। आसमान में हल्की फुल्की सी अब कुछ सफेद रोशनी दिखाई देने लगती है, और जो मैं सामने देखता हूं, अरे यह तो दाहिने साइड में वही फैक्ट्री है, भुतहा फैक्ट्री है। मैं इस जगह पर कैसे आ गया? ये तो हमारे रास्ते में कभी नहीं आती थी। और जो मैं देखता हूं तो मैं कांप जाता हूं। रोड के किनारे मेरी बाइक पड़ी हुई दिखाई देती है। मैं उसे भूतिया फैक्ट्री के बिल्कुल पास में हूं, जहां पर वह गेट है। मैं अपने बाइक के पास आता हूं, बाइक को उठाता हूं और स्टार्ट कर देता हूं। इसके बाद मैंने पलट करके नहीं देखा उसे भूतिया फैक्ट्री को। मैं कैसे आ गया था, मेरे साथ में क्या हुआ था? बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में चल रहे थे, उसका जवाब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। लेकिन एक जवाब था कि मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं और मैं अपने घर पहुंचता हूं। तो दोस्तों, यह थी वह डरावनी घटना जो मेरे साथ में घटी थी। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, संजय सिंह सूर्यवंशी भाई भारत से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, निहारिका जी ओडिशा से, ताना अनिया अरुणाचल प्रदेश से, अरविंद भाई राजकोट से, राकेश भाई कालरा पंजाब से, इफात अलीम भाई पाकिस्तान से, उषा अग्रवाल जी हैदराबाद से, विकास बागदी भाई भारत से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, कुका भाई ओडिशा से, राणु गिरी जी दुबई से, अवनीत जानवी और मानसी पंजाब से, सफीक भाई सऊदी अरब से, कारण सिंह भाई उत्तर प्रदेश से, कृष्णा भाई झारखंड से, रवि भाई जबलपुर से, सागौली भाई मोतिहारी से, प्रशांत सिंह भाई गाजीपुर से, कार्तिक भाई दिल्ली से, मोहम्मद इस्तेखर भाई यूएसए से, राजेंद्र सुरेंद्र भाई ओडिशा से, छोटू भाई पाकिस्तान से, हामिद उल्लाह भाई पाकिस्तान से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, कुसुम मिश्रा जी बिहार से, मोहम्मद कूदूश भाई दिल्ली से, विनोद कुमार भाई हरियाणा से, फुल शरीफ नेपाली भाई कतर से, स्नेहा जी पटना से, हरदीप भाई छत्तीसगढ़ से, मेघा मेशराम भाई नागपुर से,
संतोष बरडेवा भाई कतर से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विजय कुमार भाई राजघाट दिल्ली से, काशन भाई मिर्जापुर से, पप्पू भाई माथुरा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, गोजो भाई दिल्ली से, अशरफ भाई मुंबई से, दत्त भाई मुंबई से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, सजबुल अंसारी भाई नेपाल से, ललित मंडल भाई बिहार से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, मोहम्मद सरफराज खान भाई चौघदिया से, रीना रूठिया जी मध्य प्रदेश से, इनामुल्लाह खान भाई सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, अर्चना जी बिहार से, राकेश कलेरा भाई श्री गंगानगर राजस्थान से, प्रिंस भाई सोनीपत से, जीनत वसीम भाई दुबई से, प्रवीण कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, सूजन भाई नेपाल से, नरेश किरण और दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अभिषेक भाई बनारस से, सादिक खान भाई सऊदी अरब से, संजीत कुमार भाई पंजाब से, राकेश फाजिल्का भाई पंजाब से, धीरज हजोंग भाई असम से, मजीद भाई मालदीव से, राकेश कुमार जॉर्डन भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, मुकेश गुर्जर भाई राजस्थान से, परवीन कुमार सांचोर भाई राजस्थान से, विशाल गोंड भाई बलिया से, परवीन मौर्य भाई आजमगढ़ से, कारण कुमार भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, लता जी पुणे से, दानिश भाई दार्जिलिंग से, जयंत भाई महाराष्ट्र से, सतीश कुमार भाई दिल्ली से, कर्मा बरार भाई पंजाब से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, राजकुमार भाई रुद्रपुर से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, बाबू भाई मुंबई से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपिका जी कानपुर से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, विष्णु कुमार आरा से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, रोशन भाई दिल्ली से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, धर्मेंद्र अहिरवार भाई मध्य प्रदेश से, धर्मवीर ठाकुर भाई बिहार से, सुरजीत सिंह मोगा भाई पंजाब से, शाहरुख खान भाई ग्वालियर से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, कौशलेंद्र भाई प्रयागराज से, राखी जी मिजोरम से, गोरखा भाई नेपाल से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा था जियाना, अहमद हयाना आलिया हमदून और अहमद हमदून रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर भाई शिकालगार से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से,
सरोज भाई ओडिशा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।